हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है उसका प्रैक्टिस सेट 4 लेकर। पहले के जो 3 प्रैक्टिस सेट हैं वो पॉलिटी पे बेस्ड था। आज मैंने टॉपिक चेंज किया और आज मैंने हिस्ट्री को चुना है। तो ये चौथा जो है हिस्ट्री के ऊपर है। अगर आपने पहले के 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनके जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज भी मैंने 20 क्वेश्चन ही चुने हैं, लेकिन फिर भी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ 20 क्वेश्चन आप मानकर ना चलें, इसमें आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन की जानकारी मिलेगी। तो आप बस पेशेंसली वीडियो के साथ बने रहिए। तो हम लोग बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सिपाही विद्रोह मतलब इंग्लिश में कहे तो सेपॉय म्यूटिनी, ये किस वर्ष में हुआ था? तो आपके ऑप्शंस है 1920, 1920, 1857, 1857, 1935, 1935 या तो फिर 1842 मतलब 1842। तो आपके करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 1857। तो 1857 का जो विद्रोह था उसे सेपॉय म्यूटिनी या तो फिर कई लोगों ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है, मतलब आज़ादी की पहली लड़ाई। तो आज़ादी के लिए हम लोगों ने आगे भी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी, ऐसा कई लोगों का मानना था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या तो फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि ये जो सिपाही म्यूटिनी है ये आखिर हुआ क्यों था। तो एक्चुअली बात ये था कि अंग्रेज़ों की जो भी नीतियाँ थी, चाहे आप सामाजिक नीतियाँ ले लो, चाहे आप आर्थिक नीतियाँ ले लो, या तो फिर उनके जो कृषि को लेकर नीतियाँ थी, खेती को लेकर वो भी ले लो, तो इससे जनता बहुत ही त्रस्त थी। तो जनता तो त्रस्त थी ही, यहाँ के जो रियासती राजा महाराजा थे वो लोग भी ब्रिटिश सरकार से परेशान हो गए थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ये चाहते थे कि पूरे इंडिया पे हम लोग राज करें, लेकिन अभी तक इस समय तक उनका पूरे इंडिया पे राज नहीं हुआ था। तो यहाँ की जो रियासती राजा महाराजा थे वो अपना सरकार चला रहे थे। तो ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे कि वो तरह तरह के स्कीम लाकर इन लोगों को फंसाते थे, जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस। तो इसमें क्या था, ये लाया थे लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ये भी आप लोगों को सवाल आ सकता है कि सब्सिडियरी अलायंस जो है, सहायक संधि, ये कौन लेकर आए थे। फिर एक और लाए थे ये लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब विलय की नीति, ये लाए थे लॉर्ड डलहौजी। तो ये सब लाला कर अंग्रेज लोग क्या करते थे कि ये जो रियासती राजा महाराजा थे इन लोगों से बारी बारी करके इनका राजपाट ये लेते रहते थे, खुद में विलय कर लेते थे। तो ये लोग भी परेशान थे, लेकिन ये सब तो चल ही रहा था। लेकिन लास्ट में जो सेपॉय म्यूटिनी हुआ ये एक चिंगारी से हुआ, और वो चिंगारी थी एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स क्या था? एनफील्ड ये कंपनी का नाम है। तो एनफील्ड राइफल्स आखिर क्या था कि ये जो राइफल्स था ये जब जवानों को मिला तो उनमें जो ब्रिटिशर्स के सेनाओं में जो जवान थे वो भी तो भारतीय ही होते थे। तो उन लोगों को जब ये मिला तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें जो कारतूस होता था, जो गोली चलती थी, तो उसके पहले वो तो ग्रीस्ड किया होता था, मतलब उसमें जो ग्रीस लगा होता था उसे हटाया जाता था, मुंह से ही हटाया जाता था। और वो जो ग्रीस होता था वो बीफ टैलो मतलब गाय की चर्बी से बना होता था, बीफ टैलो। और या तो फिर किससे होता था? पोर्क लार्ड मतलब सुअर के मांस से भी बना होता था। तो दोनों से बना होता था, बीफ टैलो और पोर्क लार्ड, मतलब कि गाय की चर्बी से भी और सुअर के मांस से भी। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र हो जाता है तो वो इसे नहीं छू सकते हैं, मतलब मुंह में नहीं ले सकते हैं, और पोर्क लार्ड ये मुस्लिम्स के लिए हराम हो जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने इस एक स्ट्रेटजी से दोनों को टारगेट कर लिया, हिंदूज को भी और मुस्लिम्स को भी। तो यही उन पे बैक फायर कर गया, उनके ब्रिटिशर्स के ऊपर बैक फायर कर गया, और ये लोग फिर विद्रोह पे उतर आए। और जो पहला लीडर था विद्रोह करने वाले वो थे मंगल पांडे, जिनको फांसी दे दी गई बाद में। तो फिर यहाँ पे जो अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हो गया था ऑप्शन बी 1857 में हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या सेपॉय म्यूटिनी, आप कुछ भी कह सकते हैं। आइए बढ़ते हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो पहला कथन है, इसे सिपाही विद्रोह सेपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन देखा है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा।
दूसरा स्टेटमेंट, यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में शुरू हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये शुरू हुआ था बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ये शुरू हुआ था म्यूटिनी। थर्ड स्टेटमेंट, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, और सही सही है किंतु बी गलत है। तो ये जो बी ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ में क्या है, ये लखनऊ में तो फैला ही था। बेगम हजरत महल इसका वहाँ पे लीड कर रही थी, इसको बेगम हजरत महल कर रही थी लखनऊ में। कानपुर में इसे लीड कर रहे थे नाना साहेब राव। दिल्ली में इसे लीड कर रहे थे जो मुग़ल के आखिरी मतलब राजा थे, बहादुर शाह द्वितीय, वो लीड कर रहे थे। आगरा में भी ये बहुत व्यापक रूप से फैला था। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो हम लोग अब बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारडोली एक सत्याग्रह हुआ था 1928 में, और ये हुआ था गुजरात में। तो इसे लीड कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बिपिन चंद्र पाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको लीड कर रहे थे। तो ये बेसिकली बारडोली सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे जो टैक्सेस थे किसानों के ऊपर, वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो उसके विरोध में ये लोग सत्याग्रह कर रहे थे, और जिसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वहाँ पे जो सत्याग्रह कर रहे थे, ये सत्याग्रह बहुत ही सफल हुआ। तो जब सफल हुआ ये सत्याग्रह, तो वहाँ के जो औरतें थी, उन्होंने प्यार से वल्लभ भाई पटेल को जो नाम दिया था सरदार, वो इसी आंदोलन के बाद, इसी सत्याग्रह के बाद इनके नाम के साथ सरदार जुड़ गया। पहले ये वल्लभ भाई पटेल ही थे, इस सत्याग्रह के बाद जो कि सफल हो गया, तो इसीलिए इनके नाम के आगे सरदार जुड़ गया। तब से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। अब बात करते हैं हम लोग चौथे प्रश्न के बाद। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो अगर आप इसको ध्यान से समझे, भूदान, तो भू का मतलब होता है ज़मीन, और दान का मतलब होता है दान देना, मतलब ज़मीन को दान देना। तो इसके प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये है डी, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने ये भूदान आंदोलन शुरू किया था। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि आज़ादी के बाद ये 1951 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि ये चाहते ये थे कि जितना भी बहुत सारा गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है, तो अब क्या किया जाए कि जो जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं, वो क्या करें, लैंडलेस फार्मर, मतलब कि वैसे किसान जिनके अपनी ज़मीन नहीं है, दूसरों के ज़मीन में खेती करते हैं, उनको कुछ ज़मीन दिया जाए इन अमीर जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनके द्वारा। तो फिर इसमें यही चाहते थे विनोबा भावे, इसमें यही चाहते थे, और फिर वो हुआ भी। और सिर्फ 6 सालों में इनके पास 1.9 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन इकट्ठा हो गई उन लैंडलेस फार्मर्स के लिए, जो फिर आगे रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया उनके बीच में। तो ये क्या थे विनोबा भावे? ये महात्मा गांधी के शिष्य थे, ये महात्मा गांधी के ही शिष्य थे। तो इसमें क्या था, ये प्रोसेस जो था वो वॉलेंटियरी था, मतलब स्वैच्छिक था। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने यही कहा था कि अब क्या है कि भारत देश आज़ाद हो गया है, अब क्या है अगर इसको एक सरकारी कानून एक बना दिया जाए, उनसे ज़मीन छीनी जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि अगर वो प्यार से ये जो गरीब जो है लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको अगर कुछ ज़मीनें दे दें तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसी के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा था। आगे हम लोग बात करते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? अवध के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या अल्लूरी सीताराम राजू? तो इसके नेता जो थे अवध के कृषक आंदोलन के, वो थे ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र। तो ये क्या थे कि ज़मींदारी के विरुद्ध इन्होंने क्या किया कि किसानों को इकट्ठा किया कि ये ज़मींदारी के विरुद्ध आप लोग आओ। और इसके लिए वो क्या करते थे कि रामचरितमानस जो कि एक प्रमुख ग्रंथ है, तो उसको पढ़ कर ये लोगों को सुनाते थे और लोगों को आकर्षित करते थे, जागृत करते थे, और उन्हें बताते थे कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। और फिर वो
विरोध में, जमींदारी के विरुद्ध में वो लोगों को खड़ा करते थे। और इन्हीं के प्रयासों से फिर क्या हुआ, 17 अक्टूबर 1920 को इन लोगों ने क्या किया कि एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अवध किसान सभा। 1920 में ये सब बनाया गया। तो ये जो मैं छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं, 50 से 60 क्वेश्चन आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग छठे प्रश्न की ओर। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ये जो 1857 में जो सेपॉय म्यूटिनी हुई थी, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत यहाँ पे ऑप्शंस है 8 मई 1857, 9 मई 1857, 10 मई 1857 और 11 मई 1857। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में कि शुरुआत हुई थी बैरकपुर, वेस्ट बंगाल से, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरठ छावनी में कब शुरुआत हुई थी। तो मेरठ छावनी में शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने 7वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं किया था? मतलब किसने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था? ऑप्शंस हैं ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल की सिकंदर बेगम या अवध की बेगम हज़रत महल। तो किसने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था? तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अवध की बेगम हज़रत महल, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रही थी और ये लखनऊ से लीड कर रही थी, लखनऊ से ये लड़ रही थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। बाकी आप ऑप्शन देखिए, ग्वालियर की सिंधिया, ये बिल्कुल अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे कि ये जो रिबिलियन है, जो सेपॉय म्यूटिनी हो रही है, इसको दबाया जाए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैदराबाद के निज़ाम भी अंग्रेज़ों का ही साथ दे रहे थे इस 1857 की लड़ाई में। भोपाल की सिकंदर बेगम, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंदौर के जो होलकर्स हैं, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। या तो फिर आप बात कर ले जोधपुर के राजा, इन्होंने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो इन सब लोगों ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था इस म्यूटिनी में। आगे 8वां क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या बेगम हज़रत महल। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन बहुत इजीली गेस कर सकते हैं कि वो बेगम हज़रत महल थी जो लखनऊ से लड़ाई लड़ रही थी। बाकी तो एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक है, जो तीनों ऑप्शन है ये एक्चुअली इस टाइम पे 1857 के टाइम पे इन लोगों का बर्थ भी नहीं हुआ था। चाहे वो कस्तूरबा गांधी हो, भीकाजी कामा हो, सरोजनी नायडू हो, ये इन लोगों का बर्थ भी नहीं हुआ था 1857 के टाइम पे। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत है ये तीनों। आगे 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया था कि वो था एनफील्ड कंपनी जो थी, इसी के बनाए गए कारतूसों पे इनको आपत्ति थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो वो हैं कार्ल मार्क्स। इनके अलावा कार्ल मार्क्स कह ले, या तो फिर सावरकर जी कह ले, या तो फिर आप सुभाष चंद्र बोस कह ले, इन्होंने इसे सिपाही विद्रोह न कह के वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, मतलब आज़ादी की लड़ाई। बाकी जॉन लॉरेंस जो हैं, आरसी मजूमदार हैं, सैयद अहमद खां हैं, इन्होंने इसे सेपॉय म्यूटिनी कहा है, मतलब एक ये सैनिकों का विद्रोह कहा है इसे, सिर्फ इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहा है। आगे 11वें प्रश्न के बारे में बात करें। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे जी को अंग्रेज़ों ने 1859 में कहाँ, मतलब किस जगह में फांसी दी थी? तो ये जो तात्या टोपे थे, ये एक्चुअली आए थे महारानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी हेल्प करने के लिए, और दोनों ने एक टाइम पे ऐसा भी कर दिया था कि अंग्रेज़ों को खदेड़ कर ग्वालियर शहर पे दोबारा से इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर आगे की लड़ाई में एक जनरल नेपियर थे अंग्रेज़ों की तरफ से, उन्होंने इन्हें
हरा दिया और वहाँ पे इन्होंने तात्या टोपे को कैप्चर कर लिया और शिवपुरी जगह है वहाँ पे इन्हें फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे जी को। अब बात करते हैं हम लोग अपने 12वें प्रश्न के बारे में। तो यहाँ आपको ये बताना है कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज, इनकी स्थापना किन्होंने किया था? ये जो संस्था है इनके संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सबसे जो आसान होता है पहले आप वो देख लिया करें कि आर्य समाज एक बहुत ही नामी है। तो इसका जो मतलब संस्थापक थे वो थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, है ना। फिर अब आप आगे बात करें ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन रॉय जी। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद जी। और सत्य शोधक समाज, इनकी स्थापना किए थे ज्योतिराव फूले जी। इसके बारे में हम लोग और डिटेल बात करेंगे। जैसे कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था 1875 में, और इन्होंने ये किया था बॉम्बे में स्थापना किया था आर्य समाज का। फिर आगे हम लोग और बात करेंगे इन सब के बारे में डिटेल से। 13वें प्रश्न के बारे में आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? अभी मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया था, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे, जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। 14th, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल या सैयद अमीर अली। इनमें से वो कौन थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1875 में ही हुई थी, और इस टाइम पे इसका जो नाम था वो था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इस समय इसका यही नाम था, लेकिन फिर बाद में 1920 में इसका नाम बदलकर AMU कर दिया गया, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा सैयद अहमद खान, इन्होंने ही स्थापना किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे है, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे है, और इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन को बनाया था, और इसका जो मुख्यालय है वो है बेल्लूर मठ में, और बेल्लूर मठ है वेस्ट बंगाल में, यही है इसका मुख्यालय। तो 15वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आगे है, कौन से शहर में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था? तो ये बहुत ही फेमस स्पीच है स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का, जिसमें वो हिंदूज़ के बारे में ज़्यादा बातें किए हैं, और वो है शिकागो शहर। शिकागो में जब ये गए थे विश्व धर्म संसद में, तो 1893 में इन्होंने शिकागो में जो भाषण दिया था वो बहुत फेमस हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, इनका जो बचपन का नाम था वो ये था, और ये कोलकाता में पैदा हुए थे स्वामी विवेकानंद, और 1863 में ये पैदा हुए थे कोलकाता में। और इन्हीं के जो जन्मदिन है 12 जनवरी 1863 को ये पैदा हुए थे। इन्हीं के जन्मदिन दिवस के शुभ अवसर पर जो आज हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं, यूथ डे, वो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ही मनाते हैं हम लोग। हर 12 जनवरी को जो मतलब भारत युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, वो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ही मनाते हैं। अब बात करते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम अगर शॉर्ट में बोले तो, एक सेवानिवृत्त ICS अधिकारी ने मतलब किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? तो A.O. ह्यूम जी ही थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, उस समय देखिए INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो आज का जो कांग्रेस है, तो उसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। जब इसका मतलब स्थापना हुआ था उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और ये हुआ था 1884 में। फिर 1885 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया इंडियन नेशनल
कांग्रेस। और ये नाम बदलने के लिए जो राय दिए थे वो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने ही सलाह दिया था कि इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। और फिर बाद में 1885 में जब इसका पहला बैठक बैठा आईएनसी का, तो उस समय 72 डेलीगेट्स थे और जगह थी मुंबई। और मुंबई में जो जगह थी वो थी, कॉलेज का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय अंग्रेज लोग यहाँ पे शासन करने के लिए वायसराय बनाते थे, तो वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वही है जिनकी आगे जाके आज़ादी में बहुत ही योगदान रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे इसको याद करने के लिए एक ट्रिक यही है कि उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। डफर मतलब इन द सेंस आप कह सकते हैं, डफर उसे कहा जाता है इंग्लिश में जो बेवकूफ़। तो मतलब डफरिन मतलब ये बेवकूफ़ थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनने दिए, जो कि आगे जाकर भारत की आज़ादी में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। 19th, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? महात्मा गांधी भी एक बार बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और वो किस साल बने थे ये आपको बताना है। 1922, 1922, 1923, 1924 या 1925 में। तो किस साल ये बने थे ये आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है 1924। 1924 में वो पहला साल था जब ये बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और वो आखिरी भी था। और जगह का नाम था बेलगाम। उस समय जो ये हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन बैठी थी वो बेलगाम में बैठी थी, और उस समय 1924 में ये उसके अध्यक्ष थे। अब आखिरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो एक्चुअली हुआ ये था कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और ये जो सेशन था ये हुआ था हरिपुरा में। तो फिर एक साल ये अध्यक्ष रहे और सब कुछ ठीक चला। 1939 में ये फिर से चुनाव लड़े, और ये त्रिपुरी में हुआ था इस बार, और ये यहाँ पे फिर से जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी ये हो जाती है कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि ये फिर से जीते, तो इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को इनके खिलाफ खड़ा किया था। महात्मा गांधी ने खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी के सपोर्ट होने के बाद भी पट्टाभी सीतारमैया हार गए, और फिर से सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, और वो सेशन था त्रिपुरी। लेकिन इतना बवाल हुआ था और महात्मा गांधी जी ने इस हार को अपना पर्सनल हार ले लिया था। ये वो ऐसा मान लिए थे कि ये मेरी हार है, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया को मैं सपोर्ट कर रहा था, फिर भी वो हार गया। और फिर बढ़ते विवाद को देखते हुए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में एक विवाद बढ़ रहा था, उसको देखते हुए इन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया। तो यहाँ पे सवाल यही है कि इस्तीफ़ा जब इन्होंने दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या जेबी कृपलानी को? तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हें ये ऑफ़र दिया गया और फिर वही बने कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 में। तो यही थे हमारे 20 के सवाल, 20 क्वेश्चंस थे। तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट करें। नया चैनल है, आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।